Welcome to Code and Capital. तो आज हमारे सामने है फेडरल बैंक की 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे। हाँ, और हमारे पास सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। नहीं, हमारे पास दो बहुत ही अलग तरह के दस्तावेज हैं। एक तरफ तो बैंक का अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो काफी चमकदार स्लाइड्स और बड़ी-बड़ी बातों से अपनी कहानी बताता है ना? बिल्कुल। और दूसरी तरफ है स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गई रेगुलेटरी फाइलिंग। एकदम सीधी, सपाट, बिना किसी लाग लपेट के, मतलब बस कच्चे आंकड़े। और इन दोनों को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो फेडरल बैंक की कहानी में एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। ये बात तो है। एक तरफ बैंक दावा कर रहा है कि वो अपने सबसे सुरक्षित दौर से गुजर रहा है, मतलब उसकी एसेट क्वालिटी पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन है। और दूसरी तरफ वो ज्यादा मुनाफे की तलाश में धीरे-धीरे कह सकते हैं कि जोखिम की सीढ़ियां भी चढ़ रहा है। तो चलिए इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्या बैंक इस दोहरी चुनौती में कामयाब हो पाएगा और ये आंकड़े असल में क्या कहानी कह रहे हैं। तो सबसे पहले उन आंकड़ों पर बात करते हैं जो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले दिखाए जाते हैं। हाँ, हेडलाइन नंबर्स। बिल्कुल। बैंक ने कई चीजों पर हाईएस्ट एवर यानी अब तक का सबसे ज्यादा का टैग लगाया है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 1729 करोड़ रुपए, और फीस से होने वाली आय भी वो 896 करोड़ रुपए है। दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ठीक है, हाईएस्ट एवर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बैंक का असली मुनाफा माना जाए? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है बैंक ने अपने कोर बैंकिंग बिजनेस से, मतलब लोन देने, डिपॉजिट लेने और दूसरी सेवाओं से कितना पैसा कमाया, अपने रोजमर्रा के खर्चों को निकालने के बाद। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें खराब लोन्स के लिए जो पैसा अलग रखा जाता है यानी प्रोविजनिंग और टैक्स, वो शामिल नहीं होता। अच्छा, तो ये बैंक की कमाई करने की क्षमता का एक अच्छा इंडिकेटर है, पर ये अंतिम मुनाफा नहीं है। समझ गए। और फीस से होने वाली आय का रिकॉर्ड स्तर पर होना ये क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब बैंक तो ज्यादातर ब्याज से पैसा कमाते हैं ना? हाँ, कमाते हैं, लेकिन ब्याज से होने वाली आय काफी हद तक ब्याज दरों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। उसमें एक जोखिम होता है। फीस से होने वाली आय जैसे डेबिट कार्ड की फीस हो गई या लोन प्रोसेसिंग फीस, ये ज्यादा स्थिर मानी जाती है। अच्छा। तो जब कोई बैंक अपनी फी इनकम बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी आय के लिए सिर्फ ब्याज पर निर्भर नहीं है, वो अपनी आय के स्रोतों को विविध बना रहा है। तो ये एक तरह से जोखिम कम करने की रणनीति हुई। बिल्कुल, ये सुरक्षा वाली कहानी का एक हिस्सा है। अच्छा, और जो अंतिम मुनाफा है यानी नेट प्रॉफिट, वो भी 9% बढ़कर 1041 करोड़ हुआ है। तो पहली नजर में तो सब हरा हरा ही दिख रहा है। हाँ, हेडलाइन नंबर्स मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपी है। और यहीं से हमारा वो विरोधाभास वाला मुद्दा शुरू होता है। ठीक वहीं से। चलिए तो फिर कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। बैंक का दावा है कि उसकी एसेट क्वालिटी डेकेडल बेस्ट है, यानी पिछले एक दशक में सबसे अच्छी। इसका क्या मतलब है? क्या बैंक के लोन पहले से ज्यादा सुरक्षित है? बिल्कुल। देखिए, एसेट क्वालिटी बैंकिंग की दुनिया में ये बताने का एक फैंसी तरीका है कि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो कितने अच्छे हैं, मतलब उनके वापस आने की कितनी संभावना है। हाँ, जब हम कहते हैं कि एसेट क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब है कि लोन वापस आने की संभावना ज्यादा है, और इस मामले में आंकड़े वाकई में बहुत मजबूत हैं। जैसे कि बैंक का ग्रॉस एनपीए, मतलब कुल लोन का वो हिस्सा जो खराब हो चुका है, वो गिरकर सिर्फ 1.72% रह गया है। एक मिनट, यहाँ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन में नेट एनपीए तो सिर्फ 0.42% दिखाया गया है, जो सुनने में तो अविश्वसनीय रूप से कम लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ग्रॉस एनपीए मतलब कुल खराब लोन। ठीक है, लेकिन बैंक होशियार होते हैं, वो इन खराब लोन से होने वाले संभावित नुकसान के लिए पहले से ही कुछ पैसा अलग रख देते हैं, उसे प्रोविजन कहते हैं। अच्छा। जब आप ग्रॉस एनपीए में से इस प्रोविजन की रकम को घटा देते हैं तो जो बचता है वो है नेट एनपीए। तो 0.42% का नेट एनपीए ये बताता है कि बैंक ने अपने खराब लोन्स के नुकसान को झेलने के लिए लगभग पूरी तैयारी कर रखी है। ये बैंक की बैलेंस शीट की मजबूती को दिखाता है। ठीक है, और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है प्रोविजन कवरेज रेशियो या पीसीआर, जो 75.14% है। मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। 75% का क्या मतलब है? क्या ये अच्छा है? ये एक बहुत भी तार्किक सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अगर बैंक को 100 रुपए का घाटा होने की आशंका है, हाँ। तो उसे 75 रुपए पहले ही अपनी तिजोरी में अलग रख दिए हैं।
अब सवाल ये कि पूरे 100 क्यों नहीं रखे? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। वो इसलिए क्योंकि खराब लोन का मतलब ये नहीं है कि उससे एक भी पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ। बैंक रिकवरी की कोशिश करता है, गिरवी रखी चीजों को बेचता है, तो 100% पीसीआर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माना जाएगा। अच्छा। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में 70% से ऊपर का पीसीआर बहुत मजबूत माना जाता है। हाँ। तो 75% का आंकड़ा बैंक को उस मीठे स्थान पे रखता है जहां वो सावधान भी है और जरूरत से ज्यादा पैसा ब्लॉक करके भी नहीं बैठा है। मतलब एक मजबूत सुरक्षा कवच। बिल्कुल। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात, बैंक का कवच मजबूत है। लेकिन कोई भी बैंक सिर्फ अपना बचाव करके तो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे ग्रोथ भी चाहिए। सही बात है। तो ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? क्या वो ज्यादा ग्राहकों को जोड़ रहे हैं या अपने मौजूदा ग्राहकों को ज्यादा लोन दे रहे हैं? ग्रोथ के 2 इंजन होते हैं। एक, आपके पास लोन देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, यानी डिपॉजिट। और दूसरा आप वो पैसा कहां लगा रहे हैं, यानी लोन्स। डिपॉजिट के मोर्चे पर कासा में 19% की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ये बैंक के लिए क्यों इतना खास होता है? क्योंकि ये बैंक के लिए फंड का सबसे सस्ता स्रोत है। लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर बहुत कम ब्याज की उम्मीद करते हैं, और करंट अकाउंट पर तो ब्याज मिलता ही नहीं है। अच्छा, एफडी के मुकाबले में? हाँ, उसकी तुलना में अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट एफडी से पैसा उठाता है तो उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो जितना ज्यादा कासा, उतनी ही कम बैंक की फंड की लागत, और उतना ही ज्यादा उसका मुनाफा कमाने का मार्जिन। बिल्कुल। 19% की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इंडस्ट्री के औसत से बेहतर है, या पूरी इंडस्ट्री में ही इस समय डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत है। ये अच्छा पॉइंट है। हमें इसे इंडस्ट्री के संदर्भ में देखना होगा। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, लोन्स। हाँ, सुरक्षित लोन माना जाता है, लेकिन एक और स्लाइड है जो कहानी के दूसरे पहलू यानी जोखिम वाले हिस्से की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल। और ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बताइए। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड दिखाती है कि बैंक धीरे धीरे हाई यील्डिंग यानी ज्यादा मुनाफा देने वाले लोन्स पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। हाई यील्डिंग? हाँ, दिसंबर 2024 में ऐसे लोन्स बैंक की कुल लोन बुक का सिर्फ 1.7% थे, जो एक साल में बढ़कर दिसंबर 2025 में 3.1% हो गए हैं। 1.7% से 3.1%? सुनने में ये बहुत बड़ा उछाल तो नहीं लगता। क्या हमें इस पर इतना ध्यान देना चाहिए? आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन ये दिशा बताता है। ये एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। अच्छा। हाई यील्डिंग लोन्स का सीधा मतलब होता है ज्यादा ब्याज दर वाले लोन, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले बिना गारंटी के लोन, जिन पर बैंक कमाता तो ज्यादा है, लेकिन उनमें डिफॉल्ट होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो ये है कहानी का विरोधाभास। एक तरफ बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर ढिंडोरा पीट रहा है कि वो 10 साल में सबसे अच्छी है, और दूसरी तरफ वो चुपके से उन दरवाजों को खोल रहा है जहां से जोखिम अंदर आ सकता है। ठीक यही बात है। ये एक तरह से टाइट रोप पर चलने जैसा है। हाँ। बैंक ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, जिसके लिए उसे थोड़ा ज्यादा जोखिम लेना होगा। सवाल ये है कि क्या उसके पास इस बढ़े हुए जोखिम को संभालने के लिए सही सिस्टम और अनुभव है? हाँ, अभी के लिए कुल लोन बुक का सिर्फ 3.1% हिस्सा ही इस श्रेणी में है, तो खतरा बड़ा नहीं है। लेकिन निवेशकों की नजर इस पर रहेगी कि ये आंकड़ा आने वाली तिमाहियों में कितनी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए कुछ और वित्तीय अनुपातों को देखना जरूरी है, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम। हाँ, निम सुधरकर 3.18% हो गया है। क्या ये सुधार इन्हीं हाई यील्डिंग लोन्स की वजह से है? इसकी पूरी संभावना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है कि बैंक अपने दिए गए कर्ज पर जो ब्याज कमा रहा है और अपने डिपॉजिट पर जो ब्याज दे रहा है, उसके बीच का अंतर। जब आप ज्यादा ब्याज वाले लोन देते हैं तो आपका निम सुधरता है। तो 3.18% का निम एक अच्छा आंकड़ा है, और ये दिखाता है कि बैंक की मुनाफा कमाने की क्षमता बढ़ रही है। और एक और आंकड़ा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो 53.92% है। मतलब बैंक 100 रुपए कमाने के लिए लगभग 54 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ, ये कितना कुशल माना जाएगा? बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक सामान्य आंकड़ा है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर बैंक हाई यील्डिंग लोन्स पर फोकस बढ़ाएगा, जो अक्सर छोटे और ज्यादा संख्या में होते हैं, तो उन्हें वसूलने और मैनेज करने का खर्च भी बढ़ सकता है। अच्छा, तो भविष्य में इस अनुपात पर दबाव आ सकता है? आ सकता है।
ये दिखाता है कि हर रणनीतिक बदलाव के कई अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं। ये तो हुई बैंक के कोर बिजनेस की कहानी। अब उस दूसरे दस्तावेज पर आते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग है। हाँ, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नहीं है। बिल्कुल, जैसे बैंक ने एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हाँ, और ये बैंक की आय को विविध बनाने की रणनीति से जुड़ता है, जिसकी बात हमने फी इनकम के संदर्भ में की थी। अच्छा, कैसे? फेडरल बैंक ने एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 97 करोड़ रुपए का और निवेश करके अपनी हिस्सेदारी 30% तक बढ़ा ली है। इसका क्या मतलब है? बैंक अब बीमा भी बेचेगा? वो पहले से ही बेच रहा है। ये एक जॉइंट वेंचर है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब है कि बैंक इस बिजनेस के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त है। ये एक स्मार्ट कदम हो सकता है। जब अर्थव्यवस्था में लोन की मांग कम ज्यादा होती है, तब बीमा जैसे बिजनेस एक स्थिर आय दे सकते हैं। तो ये भी सुरक्षा वाली रणनीति का ही एक हिस्सा है। हाँ, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। फाइलिंग में जो बैंक की दूरदर्शिता को दिखाती है, हाँ। सरकार के नए लेबर कोड्स के बारे में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सरकार 4 नए लेबर कोड लाने वाली है, जिससे भविष्य में कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़े खर्चों पर असर पड़ सकता है। ज्यादातर कंपनियां इंतजार कर रही हैं कि जब नियम लागू होंगे तब देखेंगे, लेकिन फेडरल बैंक ने उन्होंने अभी से तैयारी कर ली है। बिल्कुल, उन्होंने इसका आकलन करके इस तिमाही में 2.08 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर लिया है। रकम तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका संकेत बड़ा है ना? हाँ, ये बैंक के डीएनए को दिखाता है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट भविष्य के जोखिमों को लेकर कितना सतर्क है। वे किसी भी सरप्राइज के लिए इंतजार नहीं करना चाहते। तो ये फिर से कहानी के सुरक्षा वाले पहलू को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो फेडरल बैंक की ये तिमाही काफी मजबूत दिखती है। मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है, एसेट क्वालिटी एक दशक में सबसे अच्छी है, जो एक ठोस नींव की तरह है। और इस नींव के ऊपर बैंक सावधानी से ग्रोथ की एक नई इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कासा डिपॉजिट के जरिए सस्ते फंड जुटाना और बीमा जैसे बिजनेस में निवेश करना उसकी मजबूत और सुरक्षित रणनीति को दिखाता है। लेकिन साथ ही वो हाई यील्डिंग लोन्स के जरिए मुनाफे का एक टर्बो बूस्ट भी लगाना चाहता है, जिसमें थोड़ा जोखिम है। हाँ, और यही इस बैंक की आगे की कहानी को परिभाषित करेगा। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वो ये नहीं है कि बैंक का प्रदर्शन कैसा है। प्रदर्शन तो अच्छा है। प्रदर्शन अच्छा है। बड़ा सवाल है बैंक की पहचान को लेकर। पहचान को लेके मतलब क्या फेडरल बैंक एक बेहद सावधान, सुरक्षित और स्थिर बैंक बने रहना चाहता है, जैसा कि उसकी शानदार एसेट क्वालिटी और दूरदर्शी प्रोविजनिंग दिखाती है, या फिर वो ज्यादा आक्रामक होकर, ज्यादा जोखिम लेकर, ज्यादा मुनाफा कमाने वाले एक नए खिलाड़ी के रूप में उभरना चाहता है, जैसा कि हाई यील्डिंग लोन्स पर बढ़ता हुआ फोकस संकेत दे रहा है। आने वाली तिमाहियों में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि बैंक मुनाफे की चाह और जोखिम से बचने की सावधानी के बीच इस रस्सी पर संतुलन कैसे बनाता है। क्या वो दोनों नावों पर एक साथ सवारी कर पाएगा?